हेलो एवरीवन, मैं अमरजीत कुमार फिजिक्स टीचर। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कंसेप्ट। इसके पहले का जो लेक्चर था उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़े थे, यानी कि मोशन चार्ज का हुआ था, चार्ज के मोशन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट डेवलप हुआ था। उसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन थे थ्योरेटिकल बेस्ड, वो सब 10th बेसिस पे हम लोग डील किए थे। अब कुछ न्यूमेरिकल उसके पूछा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक करंट, तो उसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज होगा और क्या कंसेप्ट लगेगा, चलिए देखते हैं। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कंसेप्ट में सबसे पहले हम लोग ये जान चुके थे कि I बराबर क्यू बाई टी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्या हम यहाँ से Q बराबर आई टी लिख सकते हैं? बिल्कुल हाँ। उसके बाद इसके पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में Q बराबर एन ई पढ़े थे। इस Q बराबर एन ई का हम लोग दो अप्रोच किए थे। पहला अप्रोच ये था और वही 10th में यूज होने वाला है कि अगर Q को चार्ज बोले, N को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोले और E को क्या बोला गया था उस समय? E को बोला गया था चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उसको हम लोग एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं और उसका वैल्यू जो है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम था। और N को हम समझे थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और Q हो गया था चार्ज। तो यहाँ से Q बराबर आई टी आता है और यहाँ से Q बराबर एन ई आता है। जब दोनों इक्वेशन को इक्वेट किया गया तो आई टी इज इक्वल टू एन ई, इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ से दो फॉर्मूला या फिर और भी कुछ पूछा जाएगा तो आप बना सकते हो दायां बायां करके। जैसे अब ये n बराबर पूछे, n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे पूछे, तो आप n का n इज इक्वल टू आई टी बाई ई लिख सकते हो। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा I बराबर इसके टर्म में, n और e के टर्म में, तो आप लिख सकते हो। तो यही कुछ मेन फार्मूला है जो कि न्यूमेरिकल में यूज होगा और आप बनाइएगा इसको, ज़्यादा कुछ दिक्कत तो है नहीं। अच्छा, कभी कभी कम्पिटिटिव एग्जाम में करंट डेंसिटी के बारे में पूछता है ना। तो करंट डेंसिटी होता कुछ नहीं है, बेसिकली ये रेशियो है इलेक्ट्रिक करंट टू द क्रॉस सेक्शन एरिया जहाँ से करंट पास कर रहा है। ठीक, तो इसे कैपिटल J से इंडिकेट करते हैं, J बराबर I बटा ए, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। बस इतना ही याद रखना। कैसे है ये फिर ज़्यादा लेंदी हो जाएगा प्रोसेस। तो ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। नाउ अब जो हम लोग बात करने वाले हैं इसके रिगार्डिंग, इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है ना, 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले पढ़िए, है ना, ट्राई भी कीजिए खुद बनाने का और हम सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो, क्या दिया हुआ है जी? अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, है ना। सबसे पहले बार बार ये बात आपको बताया जाता है कि जब भी आप प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कीजिए, जो भी डाटा दिया हुआ है क्वेश्चन का सबसे पहले आप लिखिए, उसके बाद उसके रिगार्डिंग फॉर्मूला है पुट कीजिएगा, वैल्यू आंसर आ जाएगा। और ध्यान रहे जनरली क्वेश्चन तो कोई भी यूनिट में दिया हुआ रहता है लेकिन उसका आंसर ज़्यादातर SI यूनिट में मांगता है, तो हम कन्वर्ट कर लेंगे उसको कि अगर कोई CGS में दिया हुआ है फिजिकल क्वांटिटी तो उसको हम लोग SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे और फॉर्मूला पे पुटअप कर देंगे। तो आप करंट क्या है क्वेश्चन? अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, यानी कि I का वैल्यू आपको दिया हुआ है 5 एम्पियर। ठीक, फ्लो थ्रू अ सर्किट फॉर 15 मिनट, यानी टाइम देखो दे दिया है 15 मिनट, तो क्या हम मिनट रहने दें? नहीं, इसको हम लोग SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे और SI यूनिट जो है टाइम का होता है सेकंड, तो 15 इंटू 60 करना पड़ेगा क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है और ये आ जाएगा 900 सेकंड। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। क्या पूछ रहा है आपसे? कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए आपसे कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होगा ना, यहाँ पे अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो Q बराबर आपको पता है फॉर्मूला IT होता है, लिखा हुआ भी है ना। इस वैल्यू को पुट करो तो I के जगह पे 5 एम्पियर और T के जगह पे कितना हो जाएगा? 900 सेकेंड, दैट इज कितना हो जाएगा? नियर 40। ध्यान दीजिएगा, माइक प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये है कि 6 इंटू 10 टू द पावर 7 इलेक्ट्रॉन्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। 6 इंटू 10 टू द पावर 7 इलेक्ट्रॉन क्रॉस थ्रू एन एरिया पर मिनट
1 मिनट में इतना क्रॉस कर जाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो ये डाटा दिया हुआ है ना, n का वैल्यू यानी इतना इलेक्ट्रॉन से n का वैल्यू दिया हुआ है 6 × 10⁻⁷। टाइम दिया हुआ है 1 मिनट, तो उसको हम लोग SI में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 60 सेकेंड। और उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या Q बराबर I बराबर Q/T से तो यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ पे I बराबर NE/T लगाएंगे, और n का वैल्यू दिया हुआ है, E का वैल्यू दिया हुआ है, और T का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, इसको समझते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि a TV set shoots out a beam of electron, the beam current is 10 माइक्रोएम्पियर। एक टीवी का सेट है, उसमें जो पिक्चर ट्यूब होता है उससे करंट फ्लो होता है ना, तो करंट फ्लो होता है, तो बोला कि बीम करंट जो है वो 10 माइक्रो एम्पियर दिया हुआ है। तो आई का वैल्यू तो आपको दिया हुआ है, आई का वैल्यू दिया हुआ है 10 माइक्रो एम्पियर, तो इसको आप कन्वर्ट कर लोगे ना एम्पियर में, तो 10 इंटू कितना हो जाएगा जी, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 एम्पियर। यहाँ तक सही है। उसके बाद क्या कह रहा है, फुल स्टॉप के बाद कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक्स द टीवी स्क्रीन इन ईच सेकेंड। आपसे पूछ रहा है कि 1 सेकेंड में, यानी टाइम ईच सेकेंड का मतलब कितना, 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा टीवी स्क्रीन पे। तो देखो आई का वैल्यू दिया हुआ इतना, फेज क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे। तो आई का वैल्यू दिया हुआ है, टी का वैल्यू दिया हुआ है, तो क्या हम यहाँ से चार्ज नहीं निकाल सकते हैं, Q बराबर IT से। Q का वैल्यू हो गया 10 × 10⁻⁻6 और टाइम तो है 1 सेकेंड, दैट इज इतना आ गया 10⁻⁻5 हो जाएगा। सॉल्व करने के बाद इतना कूलम चार्ज हो गया, ये चार्ज निकल गया Q बराबर IT से। अब देखो आपको चार्ज चाहिए या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वी नो दैट Q बराबर क्या होता है NE, इसीलिए आपको N चाहिए ना, तो N बराबर क्या हो जाता है Q बाई कितना E हो जाएगा। इसीलिए N बराबर Q के जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे 10⁻⁻5 और E के जगह पे वैल्यू कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक, आप इसको सॉल्व करोगे तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा जी, n का वैल्यू जो है वो आ जाएगा आपको लगभग 6.25 इंटू 10⁻13। ये पहला फेज का आंसर हो गया, आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा आंसर। अब दूसरा फेज हम लोग देखते हैं, फिर से एक बार समझ लीजिए फर्स्ट फेज को, तभी दूसरा फेज आसानी से समझ में आएगा। फर्स्ट फेज कह रहा है कि टीवी सेट शूट आउट अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द बीम करंट इज 10 माइक्रोएम्पियर। वो जो बीम करंट है वो 10 माइक्रोएम्पियर है। ठीक, आई का वैल्यू दिया हुआ था, आई का वैल्यू हम लोगों ने एम्पियर में कन्वर्ट कर लिया। आफ्टर दैट क्या कह रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक्स द टीवी स्क्रीन, कितने इलेक्ट्रॉन टीवी स्क्रीन पे स्ट्राइक्स कर रहा है इन ईच सेकेंड, 1 सेकेंड में। इतना तक का पहले सॉल्व है क्वेश्चन। तो 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए। तो देखो कैसे हम लोग फ्लो करते हैं, आई दिया हुआ था और टाइम दिया हुआ था, आई और दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, तो Q बराबर IT से हम लोगों ने चार्ज का वैल्यू निकाल लिया और हमारे पास फॉर्मूला है Q बराबर NE, तो N बराबर Q बाई E से N का वैल्यू निकाल लिया। अब क्वेश्चन का सेकेंड फेज क्या कहता है कि हाउ मच चार्ज स्ट्राइक्स द स्क्रीन इन अ मिनट, यानी कि कितना चार्ज स्ट्राइक करता है 1 मिनट में। ठीक, तो ये भी आसान है ना, सेकेंड फेज भी हम लोग निकाल लेंगे। इधर थोड़ा मिटा देते हैं, ध्यान से समझिएगा क्या कर रहा है। सेकेंड फेज में स्टेप 2 की बात करेंगे कि टाइम दिया हुआ है 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड, और करंट तो पहले कितना फ्लो हो रहा था उतना अभी भी होगा, यानी 10 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। तो अब चार्ज पूछ रहा है, तो Q बराबर IT से आप चार्ज निकाल लोगे तो I का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 इंटू 10⁻⁻6 और
टाइम हो गया कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। आप वैल्यू सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा कितना, 6 × 10⁻⁻4 होगा, है ना, -4 कूलम। ये रहा आंसर। बात समझ में आ गया, है ना। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको मिटा देते हैं, नोट कर लिए होंगे आप लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है कि इफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम, इफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम टेक्स 3.2 × 10⁻⁻17 सेकेंड to complete one revolution, then how much current is concentrated। यानी क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। टाइम देखो दिया हुआ है 3.2 × 10⁻⁻17 सेकेंड। अच्छा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ना एटम में, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो आपसे करंट पूछ रहा है, तो I = Q/T होगा। ठीक, अब देखो रिवॉल्व की बात है तो यहाँ टाइम ना टाइम पीरियड के बारे में सोचेंगे, है ना। तो ये टाइम पीरियड दिया हुआ है एक्चुअली, तो आप इसको फॉर्मूला को ऐसे भी कैपिटल T से लिख सकते हो। कैपिटल की क्या है, टाइम पीरियड है, Q क्या है, चार्ज है, तो फिर I का वैल्यू निकल जाएगा 1.6, Q का वैल्यू रखो -19, और टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 3.2 × 10⁻⁻17, ये 2 हो जाएगा, और ऊपर चला जाएगा नीचे, तो ये सॉल्व करके लगभग जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा नियर अबाउट 1. Q है ना, हाँ, 5 × 10⁻³ एम्पियर। तो आप इसको लिख सकते हो कितना जी, 5 मिली एम्पियर लिख देगा। ठीक, तो ये रहा क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का, जो कि बेस्ड है I = Q/T पे, I = NE/T पे, है ना। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। हाँ, नेक्स्ट जो डिफाइन करने वाले हम लोग हैं वो है इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, तो देखो डिफिनीशन लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंटेनिंग अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड डिवाइस। यानी कि जैसे हम एक रूम एग्जांपल में लेते हैं, तो इस रूम में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स है ना, बाहर से जो वायर कनेक्ट किया गया है वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स है, और बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस भी है जिसको कि इलेक्ट्रिक एप्लियंस भी बोलते हैं, जैसे फैन हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, कैमरा हो गया, और भी बहुत सारे चीज़ जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे रन करता है। फिर से सुनिए, इलेक्ट्रिक सर्किट हम उसको बोलेंगे जिसमें कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ होगा, और उसमें दो चीज़ों का होना अनिवार्य है। कौन कौन, तो एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स यानी एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रेजेंस रहेगा, और दूसरा जो है इलेक्ट्रिकल एप्लियंस। मतलब इलेक्ट्रिकल एप्लियंस का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जो डिवाइस चलता हो, जैसे फैन, टीवी, रेफ्रिजरेटर जिसको फ्रिज बोलते हैं, है ना। तो वैसे सर्किट का नाम हम लोग देते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अब दो टाइप्स का इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। फर्स्ट उसमें लिखा हुआ ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है कि एन इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू विच नो इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो, यानी कि ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें कि करंट फ्लो ना हो। तो आप कहिएगा सर अभी तो ऊपर लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब आप जस्ट बताएं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स भी होगा और इलेक्ट्रिक एप्लियंस भी होगा, तो फिर इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो नहीं होगा। तो इसका मतलब जरूर ओपन सर्किट में कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट किया हुआ है वायर को, है ना, वायर को कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट कर दिया। मतलब वो रेगुलर जो कंडक्टिंग पाथ है, रेगुलर कंडक्टिंग पाथ मतलब जो वायर एक इलेक्ट्रिक एप्लियंस से दूसरे इलेक्ट्रिक एप्लियंस और सोर्स से कनेक्टेड है, वो कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट है।
किसके हेल्प से? तो की या स्विच के हेल्प से होगा। तो वैसा सर्किट जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं कर रहा हो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब इसमें अभी नो कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ होगा बिटवीन टू टर्मिनल्स। ठीक, अब दूसरा कौन सा है? क्लोज सर्किट। तो क्लोज सर्किट किसको बोलेंगे? जिसमें करंट पास कर रहा होगा, मतलब सारा का सारा कनेक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, उसको हम लोग बोलेंगे कौन सा सर्किट? क्लोज सर्किट। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए क्लास 10 में जो है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको क्या पढ़ना होगा? बैटरी या सेल के बारे में ये बताया जा चुका है ना, कि आप इस चैप्टर में जो आपका सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा वो सेल या नंबर ऑफ सेल, जिसको कि बैटरी बोलेंगे। तो एक डायग्राम हम यहाँ पे बनाए, एक देखो ये बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल क्योंकि इधर मेटालिक कैप लगा हुआ है, ये नेगेटिव टर्मिनल फ्लैट जो रहता है, उसके बाद एक वायर कनेक्टेड, देखो यहाँ की है और एक बल्ब है, अभी बल्ब नहीं जल रहा है ना, ये सर्किट बन गया। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये सर्किट है। तो सवाल उठता है कि ये सर्किट कैसा है, ओपन सर्किट या क्लोज सर्किट? तो हम बोलेंगे अभी फिलहाल तो ओपन सर्किट है, क्योंकि ये बल्ब नहीं जल रहा है, करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखो डिस्कनेक्ट किया गया है। अब जैसे ही इसको कनेक्ट कर देंगे, है ना, जैसे ही इसको कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा? इधर से करंट फ्लो होने लगेगा, ये बल्ब जलने लगेगा, यानी ग्लो करने लगेगा। तो जब बल्ब ग्लो करने लगेगा इसका मतलब अब ये सर्किट का नाम कौन सा सर्किट हो जाएगा? क्लोज सर्किट। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? अब बात यहाँ पे ये आ जाता है कि जिस तरह से केमिस्ट्री में जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसके लिए एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक उसी तरह से हमारे भी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एप्लीएंस हैं, जैसे रजिस्टर हो गया, बैटरी हो गया, आमीटर, वोल्ट मीटर, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक हीटर, बहुत सारे इलेक्ट्रिक एप्लीएंस हैं जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। तो हम कैसे उसका डायग्राम बनाएंगे? तो उसका डायग्राम बनाने के लिए हम लोग यूज करेंगे इलेक्ट्रिक सिंबल, यानी कि बहुत सारे जो कंपोनेंट होगा उसका इलेक्ट्रिक सिंबल यूज करेंगे, और फिर जाकर के वो सिंबल के हेल्प से, है ना, जो इलेक्ट्रिक सिंबल है उसके हेल्प से हम एक डायग्राम बनाएंगे, और उसका डायग्राम का नाम होगा क्या चीज? इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। फिर से समझ लीजिए, जैसे देखिए यहाँ पे एक बैटरी बना हुआ है, लेकिन ये बैटरी का अब हम लोग सिंबल यूज करेंगे। यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, वो बल्ब का अब हम सिंबल यूज करेंगे फॉर सिंपलिसिटी, और वो इलेक्ट्रिकल सिंबल के हेल्प से जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम बनेगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। तो इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम पढ़ने से पहले हम लोग वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल सिंबल पढ़ेंगे और उसका वर्किंग पढ़ लेंगे क्या होता है। ठीक, नोट कर लीजिए इसको तब तक, हाँ ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल सिंबल फॉर सम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, है ना, और इसी का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए, पहले फर्स्ट नंबर में लिखा हुआ है, इधर सीरियल नंबर दिया हुआ है, इधर नेम ऑफ कंपोनेंट है, इधर सिंबल है, फिर सीरियल नंबर है, नेम ऑफ कंपोनेंट और सिंबल है। सेल, नेम ऑफ कंपोनेंट सेल है, सेल का सिंबल ये होता है। अच्छा, सेल का यूज क्या करते हैं? तो आपको पता ही है, सेल का यूज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने में करते हैं, या आप कह सकते हो कि सेल का यूज ये जो है सोर्स ऑफ डीसी करंट है, मतलब डायरेक्ट करंट। ठीक, आगे बताएंगे एसी करंट और डीसी करंट क्या होता है। तो आप दोनों बात लिख सकते हो। अगर इसका पूछ दे कि इसका वर्किंग क्या है, तो वर्किंग जो सेल का है या बैटरी का क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना, या आप कह सकते हो कि इट इज द सोर्स ऑफ डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। तो इसका सिंबल हम इस तरह से दे दिए, और उसके बाद बैटरी है, इसका सिंबल ये है। इसमें ध्यान दीजिएगा, बड़ी लाइन जो है पॉजिटिव को इंडिकेट करता है, छोटा लाइन थोड़ा सा इससे मोटा होगा वो नेगेटिव लाइन को इंडिकेट करता है। ठीक, और एक सेल में एक पॉजिटिव टर्मिनल होते हैं और एक नेगेटिव टर्मिनल होते हैं, और बैटरी का कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अब देखो इसमें कितना सेल कंबाइन है, तो एक सेल में चूंकि एक पॉजिटिव, तो दो सेल में देखो दो पॉजिटिव, हम काउंट कर लेंगे कितना पॉजिटिव है, तो यहाँ पे तो दो पॉजिटिव है, इसका मतलब दो सेल कनेक्ट है बैटरी में। लैंप या बल्ब का क्या यूज है? बल्ब यानी ग्लो, लाइट एनर्जी देता है ना। तो इसका सिंबल इस तरह से
या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर मतलब अब जैसे फैन को कनेक्ट करना है, आपके बल्ब को कनेक्ट करना है, तो सब जगह वायर का ज़रूरत होता है। तो ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, सर्किट का एक पार्ट है। तो कनेक्टिंग वायर इस तरह से हम लोग इसका सिंबल बनाते हैं। अच्छा, एक दिया हुआ देखो, वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइंट। वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइंट का मतलब ये है कि एक वायर देखो ये है, ठीक, और एक वायर इधर से पास कर गया। ये दोनों वायर ऐसे पास किया कि इसका करंट ना तो इसमें जा रहा है ना तो इसका करंट इसमें जा रहा है, बस एक दूसरे से खाली ओवरलैप किया है और दोनों इंसुलेटेड है ना, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन बोथ। तो ऐसे ज्वाइंट जो है उसको हम लोग बोलते हैं वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। विदाउट ज्वाइनिंग मतलब ये इसका करंट ना तो इसमें पास होगा ना इसका करंट इसमें पास होगा, तो इस तरह से सिंबल है। दूसरा है वायर ज्वाइंट, मतलब अब क्या हुआ कि ये वायर इधर से इधर गया और यहाँ से हमको इधर करंट लेके आना है, तो यहाँ पे इस तार को जोड़ के और नीचे लेके चलाते हैं। तो जब ज्वाइंट कर देंगे यानी इसका करंट इसमें पास करने लगे, तो इस तरह से यहाँ पे हम ऐसा सिंबल यूज करते हैं। ठीक, ये सब इलेक्ट्रिक सर्किट का कंपोनेंट है। अब एक है फ्यूज। फ्यूज का यूज क्या होता है? तो सेफ्टी डिवाइस है, ओवरलोडिंग कंडीशन में हमको बचाता है, चांस ऑफ एक्सीडेंट को कम कर देता है। अब फिक्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस अगर फिक्स है तो इसका सिंबल या इस तरह से या फिर आप इस तरह से दे सकते हो। आप कहोगे सर ये रेजिस्टेंस का यूज हम लोग क्या करते हैं? तो जनरली रेजिस्टेंस का यूज जो है क्लास 10 में आगे बताया जाएगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है हीट एनर्जी में, इसी के हेल्प से, है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें? हीट एनर्जी में। तो ये फिक्स रेजिस्टेंस का सिंबल है। और यहाँ पे देखो नेक्स्ट 9 नंबर में दिया हुआ वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको कि रेहोस्टेट भी बोलते हैं। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस का भी 2 सिंबल है इस तरह से, ये एडजस्टेबल बल्ब लगा हुआ रहता है और इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं। रेहोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस का काम क्या है? तो वेरिएबल रेजिस्टेंस के हेल्प से हम सर्किट में करंट का यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस के हेल्प से यानी रेहोस्टेट के हेल्प से हम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को चेंज करते हैं। ठीक, याद रख लीजिए, रेहोस्टेट इज अ डिवाइस बाय विच वी चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, अब देखिए प्लग की है, प्लग की अगर ओपन रहेगा, ओपन का मतलब है कि कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ऐसा सिंबल। प्लग की अगर क्लोज्ड है तो बीच में ये पॉइंट जैसा है, तो इसका मतलब करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है। स्विच, और स्विच भी देखो एक ओपन है एक क्लोज्ड है। स्विच ओपन रहेगा तो इसका मतलब करंट फ्लो नहीं करेगा, स्विच क्लोज्ड रहेगा तो करंट फ्लो करेगा। तो आप ये देख रहे होंगे प्लग की और स्विच का क्या काम है? तो सर्किट को बनाना और सर्किट को डिस्ट्रॉय करना। डिस्ट्रॉय करने का मतलब कि वहाँ पे एक बार सर्किट में अगर कनेक्शन से करंट पास करेगा तो हम बोलेंगे सर्किट को बनाया गया, सर्किट मेक किया गया। और जब करंट नहीं पास करेगा तो इसका मतलब सर्किट ब्रेक हो गया, है ना, करंट पास नहीं करेगा। अब देखिए नेक्स्ट है आमीटर। पहले बता दें कि आमीटर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं वो आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताया जाएगा। तो सर्किट में आमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं? सीरीज में कनेक्ट करते हैं। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस तरह से है। और इसका काम क्या है? तो आमीटर का काम जो है बता चुके हैं, फिर आज बता रहे हैं कि आमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके हेल्प से मैग्नीट्यूड ऑफ करंट मेजर करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट। देखो हम मैग्नीट्यूड की बात किए हैं, है ना, इसका मतलब डायरेक्शन के लिए कोई और डिवाइस होगा तो उसके लिए आगे देखते हैं। तो समझ में आ गया, एम्पियर मीटर या आमीटर से क्या किया जाता है? मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को मेजर किया जाता है। और कैसे कनेक्ट होगा? सीरीज में। ठीक, वोल्ट मीटर क्या है? तो वोल्ट मीटर सबसे पहले पैरेलल कनेक्ट होगा। क्या है वोल्ट मीटर? तो वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके हेल्प से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। इसको कनेक्ट कैसे करते हैं सर्किट में? पैरेलल। एक आ गया बात, देखो गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर को सबसे पहले कनेक्ट कैसे किया जाता है? सीरीज में। इसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से। ठीक, अब इसका काम क्या है? तो इसका 2 काम है। पहला काम ये जान लो कि किसी सर्किट में अगर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट प्रेजेंस है
तो गैल्वेनोमीटर के हेल्प से हम पता लगाते हैं कि इस सर्किट में करंट है या नहीं, यानी डिटेक्ट करते हैं वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, है ना। वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट डिटेक्ट किया जाता है किसके हेल्प से? गैल्वेनोमीटर के हेल्प से, यानी मिली एम्पियर में, माइक्रो एम्पियर में ऐसा रहता है करंट का वैल्यू। अगर 1 एम्पियर में रहेगा तो ये इतना सेंसिटिव डिवाइस है, इसके अंदर एक स्प्रिंग का कॉइल लगा हुआ रहता है, वो जल जाएगा, है ना। अगर ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा सर्किट में और गैल्वेनोमीटर वहाँ लगा देंगे तो वो गैल्वेनोमीटर को क्या करेगा? खराब कर देगा, उसके कॉइल को बर्न कर देगा, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव कॉइल इसके अंदर लगा हुआ रहता है। तो पहली बात, ये गैल्वेनोमीटर कहाँ यूज करेंगे? उस सर्किट में यूज करेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है वो वेरी वेरी लेस अमाउंट में होता है, यानी मिली एम्पियर में, माइक्रो एम्पियर में। ठीक, इसका काम क्या है? तो 2 काम है। पहला काम ये है कि ये डिटेक्ट करता है वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, और दूसरा काम है कि ये डायरेक्शन ऑफ करंट को बताता है ना, डायरेक्शन ऑफ करंट को बताता है। कैसे? थोड़ा सा हम डायग्राम आपको बता देते हैं, उससे आपको हेल्प मिल जाएगा। इधर मिटा रहे हैं, जैसे देखो एक अमीटर है, ऐसा रहता है अमीटर, इस तरह से, है ना। और यहाँ से अमीटर है, तो यहाँ से मान लो 0 स्टार्ट हो जाता है, 0 1 2 3 4 5 इस तरह से रहता है ना, 6 करके। और ये एक नीडल लगा हुआ रहता है, इधर वायर रहता है, इधर भी वायर रहता है। ठीक, मान लीजिए कि किसी सर्किट में हमें करंट को मेजर करना है, तो हम इसको कनेक्ट कर देंगे, तो इसके हेल्प से, है ना, इसके हेल्प से हम मैग्नीट्यूड को पता करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट सोचिएगा। अगर करंट मान लीजिए सर्किट में इधर से इधर पास कर रहा है और उसका अमाउंट है 3 एम्पियर, तो जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे तो ये नीडल यहाँ पहुँच जाएगा और बताएगा कि इस सर्किट में कितना करंट का अमाउंट है? 3 एम्पियर, 3 एम्पियर। ठीक, अब एक बार और ऐसा हाल हुआ कि हम दोनों अलग सर्किट में गए लेकर के इसको, और उसमें करंट का डायरेक्शन मान लो इधर से फ्लो कर रहा है, और जब इसको मेजर करने के लिए लगाएं तो अभी भी वो 3 एम्पियर ही बता रहा है, क्योंकि अभी भी इस सर्किट में भी करंट का वैल्यू कितना था? 3 एम्पियर। अब बताओ, इधर से करंट फ्लो हुआ और 3 एम्पियर था तो बताया 3 एम्पियर, है ना, इसका नीडल यहाँ पहुँच गया। इधर से भी करंट फ्लो हो रहा है और अमाउंट है 3 एम्पियर का, तो बता रहा है 3 एम्पियर, लेकिन डायरेक्शन तो नहीं बता रहा है ना, कि किस डायरेक्शन में 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। और गैल्वेनोमीटर अगर रहेगा तो देखो, गैल्वेनोमीटर डिवाइस जो है वो कुछ इस तरह से होते हैं, है ना, ऐसे, इस तरह से। ठीक, और यहाँ उसका 0 पॉइंट होता है, इसको जो है नल डिफ्लेक्शन बोला जाता है, नल डिफ्लेक्शन। ठीक, और इधर 1 रहेगा, 2 3 4, और फिर इधर भी 1 2 3 4 ऐसे करके। ठीक, अब देखिए, जैसे ही गैल्वेनोमीटर में, ये गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर अगर सर्किट में लगाते हैं तो ये वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को बताता है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी बताता है। यानी अगर इधर से करंट पास कर रहा है और मान लो कि वो 2 मिली एम्पियर पास कर रहा है, तो वो नीडल जो है यहाँ से इधर की ओर मूव करेगा। देखो 2 इधर भी है, लेकिन इधर नहीं मूव किया, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इधर है और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इधर, तो ये नीडल जो है नल डिफ्लेक्शन, यानी 0 से, यानी यही इसका इनिशियल पोजीशन है ना, यहाँ से इधर की ओर मूव किया। अगर करंट का डायरेक्शन मान लो कि इधर होता और अभी भी 2 मिली एम्पियर करंट है, तो ये नल डिफ्लेक्शन से ये वाला जो है, 1 मिनट, जो ये नल डिफ्लेक्शन से जो नीडल है वो अगर इधर से करंट फ्लो करता तो वो इधर की ओर मूव कर जाता। तो इससे पता चल जाता है इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन किधर होता है ना। क्लियर हो गया पॉइंट। तो आमीटर से क्या मेजर किया जाता है, फिर से हम एक बार रिपीट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, तो इसको कनेक्ट कैसे करते हैं, तो सीरीज कनेक्शन करते हैं। वोल्ट मीटर से क्या मेजर किया जाता है, वोल्ट मीटर से मेजर किया जाता है वोल्टेज, जिसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं।
ठीक, इसको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। गैल्वेनोमीटर से क्या मेजर करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर से वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट करते हैं, पता लगाते हैं, साथ ही साथ डायरेक्शन ऑफ करंट बताते हैं। ठीक, और भी बहुत सारे डिवाइस है जैसे पोटेंशियोमीटर, तो पोटेंशियल नाम से ही पोटेंशियोमीटर मतलब वो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करेगा, यानी कि जो काम वोल्ट मीटर का है वही काम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीटर का है, यानी पोटेंशियोमीटर का है। तो आप कहिएगा सर फिर उसका क्यों इन्वेंशन किया गया, तो देखो इसमें एक्यूरेसी कम होता है और वो जो है मोर एक्यूरेट डिवाइस है, तो वो सब 12th में पढ़ना है। लेकिन अभी थोड़ा सा हिंट हम दे दिए कि पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके हेल्प से हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब देखिए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। तो इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम क्या होता है, इसका डिफिनीशन पढ़ देते हैं। क्या डायग्राम विच शो द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद द हेल्प ऑफ देयर सिंबल्स, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जिसमें कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी और उससे जो रन करने वाले बहुत सारे इलेक्ट्रिक एप्लियंस शामिल होगा और सबको हम वायर से कनेक्ट कर देंगे उसके सिंबल के साथ, यानी कि क्या लिखा हुआ है, डायग्राम विच शो द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद द हेल्प ऑफ देयर सिंबल, है ना, वो सारे को कनेक्ट करना है, लेकिन कैसे, सिंबल के साथ। तो उस डायग्राम का हम लोग नाम दे देते हैं क्या चीज, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। अब देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है उसी के ऊपर कि एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ एन आमीटर, आमीटर है, वोल्ट मीटर, की एंड अ रजिस्टर कनेक्टेड टू अ बैटरी कंसिस्टिंग ऑफ 3 सेल, यानी 3 सेल है बैटरी में। तो ड्रॉ अ सुटेबल सर्किट डायग्राम फॉर दिस सर्किट। तो हमें पता है कि पहले बैटरी 3 सेल का बनाते हैं, तो 1 2 3 पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका मतलब 3 सेल है ना। और उसके बाद आमीटर को कनेक्ट करना है, तो आमीटर कैसे कनेक्ट होगा, सीरीज में, तो इसी लाइन में कनेक्ट करेंगे। सीरीज का मतलब सेम लाइन में जिससे करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर करंट फ्लो होगा, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, है ना। तो इधर करंट फ्लो हो रहा है तो इस तरफ कर दिए। अब पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया गया आमीटर को, उसके बाद की को कनेक्ट किए, है ना। की अभी क्या चीज़ है, ओपन है, इसको क्लोज इस तरह से कर देंगे तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये रजिस्टर है आर। अब देखिए वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना है, तो वोल्ट मीटर को आप वहां कनेक्ट कीजिएगा जिसके अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है ना, और वो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो हम इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होगा, तो आप इसके अक्रॉस कर दिए कनेक्ट। कैसे कनेक्ट किया गया, तो विद ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, बस यही है आपका, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा और नेगेटिव में, देखो इधर से पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है ना, और इधर से चले हुए तो नेगेटिव मिलना चाहिए हर बार, तो नेगेटिव। ठीक, तो ये रहा आपका इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। इसके बाद का जो लेक्चर होगा वो ओम्स लॉ पे बेस्ड होगा। ठीक, थैंक यू।